हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज से हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितने भी पेपर हमारे प्रीवियस ईयर के हुए हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी लोगों का बैक लग रहा है, जैसे अभी आप पूरा का पूरा खेल देख ही रहे होगे कि थर्ड सेमेस्टर वालों 2018 थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ क्या हुआ है कि कुछ बच्चों का बैक लग गया है और पीएनपी इन्होंने प्रमोट नहीं किया और उनके साथ क्या हो गया, सारी की सारी खेल चल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, या कह सकते हो कि बहुत हार्टली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर से जरूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन लगाना सीखिए। क्योंकि देखो, पाना तो 12 नंबर होता है, लेकिन आप एग्जैक्ट 12 ही करके आओ मैथ में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको करना पड़ता है 20 नंबर, तब आप 12 नंबर पाते हो। और 20 नंबर करने के लिए सीखना पड़ता है 25 नंबर। क्लियर हुआ? तो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पास ना होना हो तो मत देखो, ऐसे लोगों का कोई वेलकम नहीं है। जिनको पास होना है, जिनको पढ़ना है, वो देखें। अगर नहीं होना है तो कोई बात नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, वो होशियार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस के 2016 में दो टाइम पे पेपर हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम का हम देखते हैं। एक बार और पेपर हुआ था, बिना शायद किसी कारण की वजह से वो पेपर निरस्त हो गया था, या कह सकते हो कि उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए हम दूसरी बार वाला और पहली बार वाला, आज से आपको कंटिन्यू 5 वीडियो मिलेंगी जिसमें 2016 से लेके 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ ये जो वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है, तो आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, सारी चीजों को देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो भी आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, दिए गया है संख्याएं 10, 65 और 91 का लसा ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका किसका लसा बताना है? 10, 65 और 91। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आराम से आपको लगा रहा हूं। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? 10, 65 और 91। तो 10 लिख लीजिए, 65 लिख लीजिए एंड 91 लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप लसा कुछ इस तरह से निकालते हो, बचपन से निकालते आए हो, तो इसको हम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, हम सबसे पहले भाग दे देते हैं 2 से। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, जिसमें भाग नहीं जाती है वो पूरा का पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, और ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। अब आगे देखो, अब हम किससे काट सकते हैं? यहाँ पे ना ही 2 से ना ही 3 से, हम सीधा सीधा किससे काट सकते हैं? 5 से। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे होता है 13 पचे 65, और यहाँ पे 91 पूरा का पूरा आ जाएगा। अब देखो, 91 और 13 किससे कट सकते हैं? तो ये ऑलरेडी 13 से ही कटेंगे। तो 13 से काटेंगे तो एक बार में गया, यहाँ भी एक बार में गया, यहाँ कितना बचा? 7। 13 सते 91। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप देखो, गुणा करा लो तो 5 दूना 10 और 13 सते 91। तो आपके पास कितना मिल गया? 10 गुणे 91। ये आपका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। ठीक है, आपका लसा हो जाएगा 10 गुणे 91, जिसे हम टोटल लिख सकते हैं 910। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 910 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। बहुत ध्यान से समझिएगा एंड बहुत ध्यान से करते रहिएगा आप लोग भी साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं कितनी? देखो, पहले मैं एग्जांपल देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तथा उनमें p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q मतलब ये जो 1 और 2 है, ये पूर्णांक में आने चाहिए, इंटीजर नंबर में आने चाहिए। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की चीजों में विजिट करो, आपको वहां पे पता चलेगा क्या होती हैं ये सब चीजें। और इनके बीच, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? असमान परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो असमान, ये देखो यहाँ पे 1/2 और 1/2 ही नहीं होना चाहिए, 1/2 के अलावा कुछ और होना चाहिए। अब देखो, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 के बाद कितने सारे जीरो आप बढ़ा सकते हो, डॉट 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 करके बहुत सारे जीरो। इसी तरह से 3/2 को आप लिख सकते हो, 3/2 को आप लिख सकते हो 1.5 एंड 0.0.0, ऐसे आप डॉट 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 चाहे जितना बढ़ा सकते हो। अब इनके बीच में जो नंबर लाई करती है, इनके बीच में जो नंबर लाई करती है वो कितनी लाई कर सकती है? आप सोच सकते हो कि अगर हम यहां से यहां तक आए तो 1 का डिफरेंस है। टोटल कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस डिफरेंस को
कंप्लीट करने के लिए आप बहुत सारे नंबर्स यहां बना सकते हो। जैसे 5 के बाद हमने 1 ले लिया, फिर 0 0 0 0 0 लगा करके ऐसे लिख दिया। फिर इसी तरह से 0.5 के बाद 2 ले लिया एंड 0 0 0 लगा करके लिख दिया, ठीक है। एंड फिर इसी तरह से 0.5 के बाद 3 ले लिया। तो ये देखो 1 2 3 इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी। फिर ये सीरीज जब कंप्लीट होगी तो यहां से हम 1 2 3, फिर यहां से 1 2 3, मतलब बहुत सारी, यानी सीधी भाषा में आप कह सकते हो अनंत संख्याएं दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच बन सकती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है कि इसका यहाँ पे जहां पे ये स्टार बना है इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। आप ये समझ लो, स्टार मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं? पहले क्या क्या करते हैं? पहले हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसका हम इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 7 का 3 में गुणा कराओगे तो 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो इसमें नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। बचा क्या कि 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, तो ये वाला ऑप्शन केवल हमारा यहाँ पे है। हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 प्लस क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 7। तो हमारा आंसर होगा 3 गुणे 7 एंड 2 गुणे 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 7 x प्लस 9 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 एंड x प्लस 9। देखो करते कैसे हैं, किसी एक ब्रैकेट को स्टेबल कर दो। जैसे मान लो हमने इसको रोक लेना है, इस ब्रैकेट का यक्स उठा करके इसमें गुणा कराना है, ठीक है। तो इस यक्स का पहले जब हम यहाँ गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा यक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? फिर यक्स का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? -7 यक्स, ठीक है। फिर 9 का इसमें गुणा कराओगे, देखो अभी यक्स का इन दोनों में कराए थे ना, अब हम 9 का इन दोनों में कराएंगे। तो 9 का जब इन दोनों में कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा +9 यक्स एंड अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा एंड 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, यानी कि 63, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 9 प्लस के साथ है और ये 7 क्या है? माइनस के साथ है। तो आपके पास क्या बचेगा? जब संख्याओं के पहले चिन्ह विपरीत हो तो संख्याएं घट जाती हैं, ठीक है। मतलब 9 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2x। अब चूंकि जब हम घटा देते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है उसी का चिन्ह हम प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -63, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -63, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है कि पहले तो जो जो चीजें दी गई होती हैं उनको लिखना होता है। जैसे देखिए ध्यान से, तो आपके पास लिख दिया क्या गया है? क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको लिख लेना है 48 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप ना हो, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। जब वो 1 नंबर में आएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आप तुक्का लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमें पता चल गया एरिया हमारा क्या मिल गया? 48। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है ऊंचाई। देखो क्वेश्चन बहुत रिलैक्स होकर सॉल्व करा जाता है, जिस तरह से दिया गया है वो चीजें पहले लिख लो। फिर आपसे क्या पूछा गया है? आधार पूछा गया है, यानी आपसे बेस पूछा गया है। अब ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें क्षेत्रफल भी हो, ऊंचाई भी हो, आधार भी हो। तो त्रिभुज का एक फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें हम जहां जहां जो जो दिया गया है उसका मान रख देंगे। तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 48, तो 48 रख देते हैं। देन 1/2 आधार का मान कितना दिया गया है? तो हमें निकालना है, तो आधार को ऐसे ही रहने दो। और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब ये 2 से काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 4, और ये किसका मान हो जाएगा? आधार का। 4 गुणा कर रहा है, इधर करेगा भाग। आंसर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 12 चौको 48, इसलिए आधार कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न, देखते हैं। दिया गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, चूंकि हमारे पास हेक्टेयर में दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो सीरीज क्या है, किलो, ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद मीटर, फिर आता है डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। क्या आता है, मिलीमीटर। देखो जितने स्टेप नीचे आओगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितने स्टेप नीचे आओगे उतने बार एक, उतनी पहले जब नीचे आना शुरू करोगे तो आपको क्या करना है, एक लिख लेना है, ठीक है। जब भी आप नीचे आना शुरू करोगे तो जितने स्टेप नीचे आओगे उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, और जब आप ऊपर चलोगे तो उतनी बार आप 10 से डिवाइड करोगे। उतनी बार आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। जैसे समझो, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 कैसे होता है, देखो 10 यहाँ पे एक स्टेप हमने आया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 10, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, तो इस तरह से 1 किलोमीटर में कितना आ गया, 1000 मीटर आता है। हमें क्या दिया गया है, हमारा क्षेत्रफल दिया गया है हेक्टेयर में। तो हेक्टो से हम कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1, 2, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर बराबर 100 मीटर। क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना, 100 मीटर। तो जब इतना हमें पता चल गया तब हम आते हैं अपना जो सवाल में दिया गया है वो। तो हमें एरिया दिया गया है 0.5 हेक्टेयर। क्या दिया गया है, 0.5 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 100 मीटर। अब चूंकि वो क्षेत्रफल है उतने हेक्टेयर, इसका मतलब वो दोनों वैल्यू हेक्टेयर में रही होगी। तो जब हम गुणा कराएंगे तो हम 100 गुणे 100 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्यों 100 गुणे 100 लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम 100 गुणे 100 इस वजह से लिखेंगे कि आपका ये हेक्टेयर जो बना है ये ऐसे बना होगा, कुछ हेक्टेयर मान लो यहां पे दिया गया 2.5 हेक्टेयर, ठीक है, या हम यहां पे 100 से ही गुणा कराएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 100 100, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक भुजा दी गई है, या कह सकते हो उस मैदान की लंबाई दी गई है 125 मीटर की। कितने की दी गई है, 125 मीटर की। तो हमें क्या निकालनी है, हमें उस मैदान की चौड़ाई निकालनी है। एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है L इंटू बी, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 500 बराबर कितने के, 125 के, एंड गुणे क्या हो जाएगा, बी। बी के साथ 125 गुणा कर रहा है, यहां क्या करेगा, भाग करेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 500 बटे कितना, 125 बराबर बी के। काट लेते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, यहाँ ऊपर हो गया 20, 25 बचे 125, और 5 चौक को 20। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, हमारी जो लेंथ आ गई, या हाँ जो हमारी चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई, 4 मीटर की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है समीकरण x/3 + x/2 = 10। देन इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है x/3 + x/2 = 10। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब 3 से इसको काटेंगे, जितना आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 से इसको काटेंगे, जितना आएगा उसका गुणा हम इसमें कराएंगे। क्यों इसमें करा रहे हैं, क्योंकि हम 3 से काट रहे हैं और 3 के ही अंश में गुणा कराएंगे। 3 से हम इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 2। 2 का गुणा किसमें कराएंगे, इसमें। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x। अब देखो 2 से काटोगे 3 को तो कितनी, 2 से काटोगे 6 को तो कितनी बार में, 3 बार में। 3 का हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3x, ठीक है। बराबर कितने के, 10 के, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, और बटे कितना, 6 बराबर 10 के। अब देखो 6 का यहाँ क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो आपके पास मिल जाएगा, बचेगा 5x बराबर कितना, 6 गुणे 10, और फिर हमारा हो जाएगा x बराबर 6 गुणे 10 बटे 5। 5 से काट दो तो 5 दूना कितना हो गया, 10। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 6 दूना कितना हो गया, 12, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया x का मान 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल दिया गया है, त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं। देखो याद रखो, जब भी आपको कहीं भी दे दे समरूप, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, समरूप त्रिभुज दे दे तो उस समय हमारे पास केवल दो कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट, कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 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 का संबंध केवल समरूप में दिखता है, सर्वांग समता में ये संबंध नहीं दिखता। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं इस चीज को। संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्लियर हुआ? तो इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने इतना पढ़ के इतनी चीजें लिखी, अब हम आगे पढ़ते हैं। BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा PQ का मान ज्ञात करना है। तो ये जो PQ है जिसमें यक्स लिखा गया है, इसी का मान बताना है। तो मैंने क्या बोला कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब अब देखो QR की संगत भुजा कौन सी होगी? BC होगी। तो हम लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, अगर आप बड़े वाले त्रिभुज की किसी एक भुजा को ले रहे हो, जैसे हमने क्या ले लिया QR, तो डिवाइडेड बाई हम लेंगे दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा को, तो संगत भुजा हमारी इसकी क्या है? BC है, बराबर। फिर हम क्या लिखेंगे, चूंकि समानुपाती है ना इसलिए समान लगा रहे हैं, यानी इक्वल लगा रहे हैं। फिर हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि आपका PQ जो है वो किससे रिलेट करेगा? AB से रिलेट करेगा। तो हम PQ ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने पहली बार में QR ले लिया था, और QR कहाँ का है? बड़े वाले त्रिभुज का, इसलिए अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ही अंश में लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी PQ अपान क्या ले लेंगे? AB। ठीक है, और इसी तरह से एक और संबंध बनेगा हमारा, वो बनेगा PR अपान AC। क्या बनेगा? PR अपान AC। तो इसी संबंध से आपका ये क्वेश्चंस लग रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि PR और AC का कोई मान ही नहीं दिया गया, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। तो हम इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। QR की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 3 दी गई है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है? QR की वैल्यू आपकी 3 दी गई है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 2 दी गई है। और इसी तरह से PQ की वैल्यू कितनी दी गई है वो हमें पता करना है, जो कि यक्स दी गई है। ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी दी गई है? तो AB की वैल्यू दी गई है आपकी 3। अब फाइनली इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे इस तरह से। तो यहां पे हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 2x, देन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 से आप 9 को भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे जो इस संबंध को नहीं जानेंगे वो यक्स का मान 3 लगा के चले आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखो, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको करना कुछ नहीं होता है, एक सारणी बनाइए जिसमें आप एक तरफ लिखिए संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? संख्या। एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, यहां से क्वेश्चन आपका हर साल आता है, और एक तरफ लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम जब लिखेंगे तो हमारे पास संख्या क्या क्या दी गई है वो लिखेंगे, उसकी बारंबारता यानी वो कितनी बार आई है वो लिखेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ हम क्या बनाएंगे? उसमें टैली चिन्ह बनाएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखाते हैं? सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं। तो हमारे पास 12 है, तो 12 सबसे छोटी है, कितनी बार है? 2 बार है, तो हम लिख लेते हैं 12 कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, 13 है, तो 13 कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार है। इस तरह से हमारे पास जो 13 है वो कितनी बार हो गई? 3 बार हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 14 कितनी बार है? तो 14 केवल एक बार है। देखो, इधर भी 14 नहीं है और 14 के इधर भी 14 नहीं है, तो यहाँ पे हम 14 ले लेते हैं, और वो कितनी बार? एक बार। अगला देखते हैं हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 14 के बाद हमारा आता है 15, तो 15 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार, सॉरी 3 बार है, तो 15 को भी हम लिख लेते हैं कितनी बार? 3 बार। 16 आता है, तो 16 1, 2, 3, इस तरह से हमारी पूरी संख्याओं के नीचे डॉट लग गया, जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि आपकी पूरी पूरी संख्याएं लिख दी गई हैं। अब इसको जब हम टैली चिन्ह में लिखेंगे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, टैली चिन्ह में लिखा कैसे जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो टैली चिन्ह में एक को एक लाइन लिखी जाती है, दो को कैसे लिखी जाती है? 2 लाइन लिखी जाती है, 3 को कैसे लिखी जाती है? तो आपके 3 लाइन लिखी जाती है। ऐसे ऐसे बस किया जाता है, इसमें ऊपर नहीं लगता। ये रोमन है और ये टैली चिन्ह है।
4 को कैसे लिखोगे, तो 4 को 4 लाइन लिखते हैं, लेकिन जब हम 5 लिखते हैं तो हम उसको 1 2 3 4 और फिर ऐसे काट देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 को हम कैसे लिखते हैं ये जरूरी है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, टैली चिन्ह में देखिएगा। 12 अगर 2 बार है, ध्यान से सुनिएगा, 12 अगर 2 बार है तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 24। अगर 12 2 बार है तो टोटल कितनी हो गई, 24। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जो है वो 4 बार बनाना पड़ेगा, जिससे हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये देखो 2 बार हो गया, 5 5 10, फिर ये हो गया 15, फिर ये हो गया 20। अब 20 के बाद कितनी एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4, ये हमारा टैली चिन्ह पहले वाले का हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से दूसरे वाले का, तो 13 तिया 39, तो इसको आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो 13 तिया 39 यानी 6 पच्चे 30 और 7 पच्चे 35, तो ये 5 हो गया। ऐसे ऐसे 5 5 करके आपको बनाना है। फिर 5 हो गया, फिर आपके सामने कितना हो गया, 5 हो गया, फिर आपके सामने कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 को कितना हो गया, 20, फिर 5 पचे 25, 5 छाक कितना हो गया, 30, 5 सते कितना हो गया, 35। 35 के बाद हमें 4 बनाना है सिर्फ, तो 35 4 कितना हो गया, 39। इस तरह से 14 को हम एक बार बनाएंगे, जिसे आप लोग खुद बनाओगे। उसी तरह से 15 को 45 में बनाना है, तो आप उसको बनाओगे फटाफट। और 16 को 3 बार यानी 48 तक बनाना है, तो इसको भी आप लोग बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अच्छे से बनाइएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, पहले प्राकृतिक संख्या समझिए तभी पूर्ण आएगी, जिनसे क्या कर सकें, गिनती कर सकें। और गिनती कहां से स्टार्ट होती है, गिनती स्टार्ट होती है आपकी 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जब हम जीरो के साथ, शून्य के साथ किसको मिला लिया जाए, प्राकृतिक संख्याएं आ जाएं। शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को मिलाने पर आपको क्या मिलती हैं, पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो हो जाएगी 0 1 2 3, ऐसे बनेगी ये संख्या। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने, निम्नलिखित में से समीकरण और सर्वसमीका छांटिए। ध्यान से समझिएगा, समीकरण का मतलब क्या होता है और सर्वसमीका का मतलब क्या होता है। हर चीज को मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल लगवा के निकलना नहीं है। अगर मैं लगवा के निकलना, मुझे थोड़े ना पास होना है, पास तो आपको होना है। और आप पास तभी हो सकते हो जब सीखोगे। ठीक है, और सर्वसमीका बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, समीकरण क्या होता है, कुछ फिक्स मानों के लिए होता है, कुछ फिक्स वैल्यू के लिए समीकरण बनाए जाते हैं। लेकिन सभी मानों के लिए सर्वसमीका होती है। सभी मानों के लिए क्या होती है, सर्वसमीका होती है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले वाले क्वेश्चन को अगर ले लें, तो 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस, आपको क्या करना है, यक्स की जगह अगर 1 रखते हो, ध्यान से समझिएगा, अगर यक्स की जगह 1 रखते हो तो यहां पे आंसर कितना आएगा, दोनों पक्षों का देखते हैं। तो 1 यहां रखोगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 दूना कितना हो गया, 4। उसके बाद देखो, 1 रखोगे तो 2 1 कम 2, और 2 कितना हो गया, 4। अगर यक्स की जगह आप 2 रखते हो, यही सब मान है, तो आपके यक्स का कुछ भी मान रखो, ये दोनों तरफ हमेशा बराबर आए तो उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, जब यक्स का कुछ भी मान रखो और दोनों तरफ बराबर है, जैसे मान लो हम 2 रखते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 दूना कितना हो गया, 6। इसी तरह से 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब हम यक्स का मान अगर -1 रख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर यक्स का मान हम -1 रख लेते हैं, तो -1 और +1 कितना हो गया, 0। 0 का 2 में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसमें रख के देख लेते हैं, तो 2 का हम जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, और -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या आ गया, 0। यानी इससे हम क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास दिया गया है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें भी x बराबर 1 रख लेते हैं। तो x बराबर जब 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहां भी 1 आ गया। अब आप कहोगे सर ये भी सर्वसम क्या है? नहीं। अब अगर हम 2 रख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 पे ही देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 रखोगे, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 में से 1 घटाओगे कितना हो गया 3, और बराबर ये यहां पे x का मान भी क्या रखोगे 2 रखोगे। तो 3 क्या 2 के बराबर है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। यानी कुछ फिक्स मानों के लिए समीकरण, यानी x और y के जो भी मान उसमें निकलेंगे उनके कुछ फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन सर्वसमीका में जो x और y के मान निकलेंगे वो सारे मानों के लिए फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में रेखा AX, यानी ये जो रेखा हमारी A से लेके यक्स तक गई है, इस रेखा पे कोण CAB, कोण CAB यानी इस वाले कोण की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो वाला जो हमारा कोण है इसकी बात की जा रही है, और BOC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD सर्वांग सम है। ध्यान से समझिएगा, सर्वांग समता के लिए, सर्वांग समता के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर्वांग समता के लिए आपकी 3 कंडीशन जरूरी होती है। सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती है, होती तो 4 है लेकिन वो राइट एंगल के लिए फिर होती है। पहली होती है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का, कि भुजा भुजा भुजा, मतलब किसी भी दो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो त्रिभुज की, जैसे दो त्रिभुज आपका ACD दिख रहा होगा एक, और एक दिख रहा होगा ABD, तो किसी भी दो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर त्रिभुज में भुजा, एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण समान है तो वो भी क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। या तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा समान है तो वो सर्वांग सम होते हैं। याद करने का तरीका क्या है? पहले तीनों भुजाएं लिख लो, फिर एक भुजा को कोण में बदल दो, फिर दो भुजा को कोण में बदल दो। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? पहले तीनों लिख लो, फिर एक को कोण में, फिर दो को कोण में, अपने आप ये याद हो जाएगा। तीन ही कंडीशन होती है। अब यहां पे लिखा गया है कि जो AX है, देखो अब जो AX है आपको दो त्रिभुज मिल रहा है, एक आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, और एक आपको मिल रहा है इस तरह से, और यही दोनों को सटा के रख दिया गया है तो आपका बनेगा CAD ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बन रहा है आपका AD, और यहां पे क्या बन रहा है B। तो दोनों त्रिभुज में ये जो AD और AD है ये दोनों आपको दिख रही है समान है। जब ये दोनों समान हो गए, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए। फिर क्या लिखा गया है कि जो AX है वो समद्विभाजित करती है किसको? CAB को, यानी कोण ये CAB तथा कौन सा कोण? BOC। तो यहां पे आई थिंक O है तो ये हमने D लिख दिया है, खैर इसको O ले लो। BOC, CAB तथा BOC को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो जब समद्विभाजन, फिर से समझते हैं कि आपके सामने दो त्रिभुज हैं जिसमें AX बराबर AX, यानी एक तो भुजा हमें मिल गई, तो आपको पता चल गया कि इन तीनों में से एक भुजा हमें बराबर मिल गई। अब बात आती है कि दो कोण, जैसे देखो अगर ये कोण CA और B को समद्विभाजित करती है तो मान लो ये वाला कोण अगर आपका टोटल 100 अंश का है, ठीक है, मान लेते हैं, तो इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 50 अंश का, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 50 अंश का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पहली कंडीशन इन दोनों त्रिभुज से, वो हम लिख सकते हैं AX बराबर AX, ये पहली कंडीशन जिसमें ये क्या है? भुजा है। अगला देखते हैं, दूसरी कंडीशन हमें क्या मिल रही है इस त्रिभुज से? तो दूसरी कंडीशन हमें क्या मिल रही है वो देखते हैं। दूसरी मिल रही है कि CAO, ध्यान से सुनिएगा, CA और O वाला जो एंगल है, यानी कोण CAO बराबर होगा कोण BAO के। यही दोनों तो बराबर हैं, यही दोनों 50-50 हुए थे, तो कोण BAO के। फिर से देखिएगा वीडियो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये कहां से हो गया? ये हो गया कोण, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा। तो तीसरा हमें क्या मिल रहा है? अब चूंकि इसने ये कहा है कि
CAB तथा BOC दोनों को काटता है, तो आपका एक कोण ये भी तो बन रहा है कि COB को भी तो विभाजित करता है, या कह सकते हो BOC को तो काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला कोण हमारा कितने का हो, 100 अंश का हो टोटल, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, COA तथा BOA। तो यहां पे हो जाएगा COA बराबर होगा कोण BOA के, और ये कहां से बराबर हो रहा है, कोण से बराबर हो रहा है। तो आपको एक संबंध मिल रहा है, कोण कोण भुजा। तो मिलता है कहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल मिलता है तीसरे वाले कंडीशन से। तो हम लिख सकते हैं ये 3 शर्तें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। क्लियर हुआ, वो D ही है दोस्तों, कहीं यहां पे मिस्टेक से O लिखा गया है, तो आप उसको समझ लीजिएगा फिर से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन तीनों शर्तों से ये जो कोण है ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3/2, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, तो काफी खतरनाक पूछ लिया ये सवाल, और ये सवाल आपको तभी आ सकता है जब आप पहले, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, तो आप x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तभी बता सकते हो, ये लिखा गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x एंड दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर, अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता है, लेकिन हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं पता, तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3/2 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1/x का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर, और इधर लिखेंगे हम 3/2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है जब यहाँ पे माइनस होता है। तो 2 और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, 1/x है, ये इससे कैंसिल, बचा कितना, 2 बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4। ये 2 जो है उसको इधर कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 2। ठीक है, एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 2 दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया, ये 2 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये हम इसको यानी जो LHS है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x इंटू 1/x। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि लिख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 ही, और इसको हम लिख सकते हैं 9/4 प्लस 4। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी गई है, ये जो वैल्यू लिखी गई है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। 4 से काटेंगे तो ये 9 ही रहेगा, लेकिन 1 से काटोगे 4 हो जाएगा, और 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, तो ये हो जाएगा 25/4। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 25/4 के। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 5/2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये कितनी आ गई, 5/2। अब आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/2, तो लिख लेते हैं 3/2, एंड इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 5/2, गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 15/4। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट जितने हैं उनको ओपन करना शुरू करते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 2y, चूंकि यहाँ प्लस है तो अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। याद रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये प्लस 3y माइनस x, चिन्ह मतलब x के पहले माइनस है तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ माइनस है तो अंदर सब बदल जाएगा। 3 के पहले क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक काम करो, आप सारे के सारे जितने भी हैं इनको क्या कर लो, x वालों को एक साथ कर लो, तो x हो गया ये वाला। अगला क्या है, माइनस x लिखा जाएगा, क्योंकि संख्या अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलेगी। और फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस 3x। अब हम आते हैं 2y पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 3y एंड प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे एक आपका माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ कैंसिल, ये भी माइनस के साथ है, प्लस के साथ कैंसिल, क्या बचा, तो हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3y। अब यहां से कॉमन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉमन मिल जाएगा 3, बचेगा क्या, माइनस x प्लस y। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है एक कमरे का फर्श 30 सेंटीमीटर और कितने का है, 425 सेंटीमीटर माप का है। एक ही माप के कम से कम कितनी टाइल्स लगाए जाए। तो मान लो ये आपका कमरा है और इसका फर्श है ये, जिसे हम ए बी सी और डी से करते हैं, और इसका माप कितना दिया गया है, 300 सेंटीमीटर, और फिर कितना दिया गया है, 425 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो सेंटीमीटर वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आपके कमरे के फर्श इतनी दी गई है और उसमें टाइल्स लगानी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपको टाइल्स लगानी हो और सिर्फ कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई हो, तो आप उन्हीं लंबाई और चौड़ाई का मस निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, मस निकाल लोगे। और जो मस आएगा वो आएगी टाइल की माप। तो टाइल की जो माप होगी, टाइल की जो माप होगी वो बराबर होगी लंबाई और चौड़ाई के मस के, लंबाई और चौड़ाई का मस। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, तो टाइल की हमारी माप कैसे निकलेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 300 और 425 का मस। कैसे निकालते हो, तो ध्यान से देखो। तो 300 और 425 का अगर हम मस निकालते हैं, यहां रफ वर्क में करते हैं, तो हम जब निकालते हैं 300 और 425 का मस है, तो हम करते कैसे हैं, बचपन से सीखे आए हैं, सर से भाग करते हैं 425 में, तो एक बार में जाएगा तो कितना कैरी करेगा, तो आपके पास 125 बचेगा। फिर भाग दोगे 300 में, तो दो बार में जाएगा तो 250 आएगा। फिर कितना बचेगा, 50। 50 से 125 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 आएगा और बचेगा 25। 25 से आप 50 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, दो बार में, और ये कैंसिल। तो जिससे कैंसिल होता है वही वैल्यू हमारी मस है। यानी इसका जो मासा आ गया वो आ गया 25। यानी टाइल्स की जो माप होगी वो कितनी होगी, 25 की। अब टाइल्स भी तो कुछ छोटी छोटी होंगी। अब टाइल्स आप देखना वो वर्गाकार होती हैं, दोनों तरफ से बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये टाइल्स इसमें सेट करने हैं। तो कैसे सेट होगा, इसको उठा के ऐसे छोटा छोटा लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसे छोटा छोटा। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस फर्श को बांट रहे हैं। बांटने का मतलब होता है भाग। तो जब हम संख्या निकालेंगे, टाइल्स की संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो 300 गुणे 425, क्योंकि आपके आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और टाइल का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25। भाग दे दो, 25 एकम कितना हो गया, 25, 50 5, तो ये 50 हो गया, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस 25 से काटोगे तो 25 से काटोगे यहाँ पे, तो 25 एकम 25, कितना बच जाएगा, 25 और 7 हो जाएगा 32, और 10 42, यानी 17 बच जाएगा। और ये हो जाएगा 175। तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 12 गुणे 17। इसका गुणा करा लेते हैं, 12 सत्ते कितना होता है, 84।
कितना बचा 8, फिर 12 एकम कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया 20। तो टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी हमारे पास 204 टाइल्स लगेंगी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा गया है 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। 100 के बाद हमारी जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी 101, 103, 105 नहीं होगी, 107 होगी और 101, 103, 105 आई थिंक होगी। तो लेट्स चेक इट। तो लास्ट हमारी संख्या हो जाएगी 109। इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, 4 और RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा CAB बराबर 60 अंश। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों लगाने के लिए, चूंकि मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूं, नहीं तो ये पहले आपको प्रकार पे समझाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको लिखा है रचना मत लिखिए, तो आपको सीधा सीधा PQR बना लेना है। उसमें क्या क्या दिखा देना है जो जो कहा है। तो QR का मान कितना कहा है, PQR बना लेना है पहला काम। उसके बाद QR का मान कितना कहा है 5.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कितना कहा RP बराबर कितना दिखा दो 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे दिखा देना है, केवल दिखा देना है और आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां से आपको नहीं सिखा सकते हैं कि हम कैसे कोण से चलाएंगे उसको। ठीक है, तथा CAB बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कि जो आपका है QPR जो है वो 60 अंश है। तो P का मान कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो बस ऐसे ही दिखा देना है, आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई कितना हो गया 48। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख लिया करो, दो संख्याएं हमारे x माइनस वाई तो हो गया 48। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। मतलब जब हम यक्स में बड़ी संख्या, मतलब क्या, बड़ी में से जब छोटी घटाएं तभी तो आया 48, यानी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, यक्स हो गई। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या हो गई यक्स, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाया जाता है। और छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, वो हो गई वाई। ठीक है, सवाल कहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट कहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर यक्स में वाई से भाग दिया जाए तो भागफल 5 आता है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लो, इसका यहां मल्टीप्लाई करा दो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y, और यही x बराबर 5y को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखोगे तो समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू कितनी रखनी है 5y, तो रख दो 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 48। यहाँ कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। देन यहां से कह सकते हो y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 12। तो y अगर 12 आ गई, ध्यान से समझना, y अगर 12 आ गई तो जब हम यहां पे रखेंगे इसका मान, तो हमारे पास क्या मिला है x इज इक्वल टू 5y। देन यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का मान हमें 12 मिला है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। देन हमें 5 गुणे 12 जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 60। तो x का मान कितना हो गया 60। इस तरह से हमारी जो संख्याएं हो गई वो कौन सी हो गई, संख्याएं हमारी हो गई 60 एंड 12। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड टाइम का पेपर जो है, उसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके ये क्वेश्चंस हैं आप लोग मिला सकते हो अपने पास जो भी पेपर हैं। तो अगले वीडियो में अच्छे से और डिटेल में इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं और इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपका आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।